ज़्यादातर इसे रिलेटिव ही कहा जाता है। रिलेटिव यानी किसी से रिलेट करना, किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ बनाना, रिश्ता बनाना, मंसूब करना या किसी चीज़ के जैसा दिखाना, उसे भी हम रिलेट करना या रिलेटिव कहते हैं। तो अब ये वर्ड है रिलेटिव एटॉमिक मैस, यानी एक ऐसा एटॉमिक मैस जो किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखता है, जो किसी चीज़ के साथ कोई निस्बत रखता है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है द एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मसलन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर सैकड़ों या हज़ारों एटम्स हैं। अब ये जो सैकड़ों हज़ारों एटम्स हैं, इनमें से कोई एक एटम ले ले, यानी हज़ारों एटम में से कोई एक एटम लेकर उस एक एटम का जो एवरेज मैस है उसे हम क्या करेंगे, एज कंपेयर टू 1/12 द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो वो जो हमने एक एटम लेना है हज़ारों एटम्स में से, उस एक एटम को हमने कार्बन 12 नामी एक आइसोटॉप के साथ कंपेयर कर लेना है। अब ये बात आगे चल के खुलेगी कि ये 1/12 यानी 1/12 क्या है और इसके साथ साथ ये कार्बन 12 आइसोटॉप क्या है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आइसोटॉप्स असल में किसी भी प्योर एलिमेंट में पाए जाने वाले ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मैस अपने ही जैसे दूसरे एटम से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये जो मैं अपने ही जैसे कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये बात इस बेस पर रखी गई है कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम पीरियोडिक टेबल में रखेंगे तो वो रखेंगे उसके एटॉमिक नंबर की बेस पर। तो अब ये कहा जाता है कि बिल्कुल खालिस जो एलिमेंट्स हैं उनमें पाए जाने वाले सारे के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन बाज़ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मैस एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है। ये आप ऐसे समझ लें कि एक क्लास है, एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में, यानी एक ही उनकी क्लास है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लंबे कद के होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ ज़रा मोटे होते हैं, कुछ ज़रा वीक होते हैं, वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ये कहते हैं क्लास तो एक ही है और वो एक ही जगह पर बैठेंगे, लेकिन उनके स्टूडेंट्स का जो वेट है या आप उनकी हाइट वगैरह कह लें, उसकी बेस पर वो इस एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ ऐसा ही चक्कर स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स के साथ भी है। तो हमें आगे चलना है इससे कि ये जो कार्बन 12 है, हम इस आइसोटॉप को क्यों लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन, वाई वी नीड रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब हमें रिलेटिव एटॉमिक मैस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, आम तौर पर एटम्स इतने छोटे हैं कि वो हमें आम आँख से भी नज़र नहीं आते। अच्छा, अब अगर हम कोई डिवाइस इस्तेमाल करें, बहुत हाई जो लेवल की, बहुत पावरफुल या बहुत ताकतवर माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी हम आमतौर पर एटम्स को नहीं देख सकते। अभी तक कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया है एटम्स के शैडो को देखने का, ठीक है। और ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, उसके कुछ एटम्स के शैडो के बारे में कहा जाता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। बहरहाल स्टूडेंट्स, अब एटम्स चूँकि बहुत छोटे होते हैं, अब ऐसी चीज़ जो हमें नज़र ही नहीं आती उसका हम मैस कैसे मालूम करें। यानी मैस एक ख़ास किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसे आपने फ़िज़िक्स में पढ़ा था, मैस, ठीक है ना। तो जो मैस है, किसी चीज़ का मैस मालूम करने के लिए हमें उसका वजूद तो होना लाजमी है। अच्छा, अब एटम तो इतना छोटा है कि हम उसको देख भी नहीं सकते। अब जिस चीज़ को हम देख भी नहीं सकते, हम उसका मैस कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। एक तो बात होगी ये। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने मैस मालूम करना है तो आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम आमतौर पर अगर 1 kg शुगर लेकर आते हैं तो ये जो kg है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैस का यूनिट होता है।
तो 1 kg जो है आपने देखा होगा कि इसको तोलने के लिए, इसकी पैमाइश करने के लिए ख़ास किस्म के यूनिट्स हैं। लेकिन अब जो बहुत छोटा एक एटम के जैसा ज़र्रा होता है, अब उसका मैस कैसे मालूम करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मैस जो टेक्निक है ये इस्तेमाल की है। यानी ये एक ख़ास किस्म की निस्बत है जो कि हर किसी एलिमेंट के किसी एक एटम को एक कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ जो है वो डिवाइड करके मालूम कर लेते हैं या उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि हम कार्बन 12 को क्यों इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, यहाँ पर हम और बातें भी कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एटॉमिक मैस क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है, हम कैसे एग्जैक्ट एटॉमिक मैस मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चूँकि रिलेटिव एटॉमिक मैस के बारे में है तो लिहाजा हमें इसके बारे में ही जानना है। अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो हिस्ट्री में बहुत सी बुक्स के अंदर ये आता है कि किसी ज़माने में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मैस के लिए और एलिमेंट्स को भी ट्राई किया, जैसे कि हाइड्रोजन, किसी ज़माने में ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये एग्जैक्टली तमाम एलिमेंट्स के लिए ठीक ठीक साबित नहीं हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद 1961 में एक ख़ास किस्म का स्टैंडर्ड कार्बन 12 के तौर पे सामने आया। अब ये कार्बन 12 को क्यों रखा गया? तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ रीज़न है। नंबर 1, कार्बन 12 आइसोटोप हमारी नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम इसकी अबंडेंस देखें तो वो तकरीबन हमारी नेचर में 99% मौजूद है। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इनकी अबंडेंस निकालने का, एवरेज निकालने का भी एक तरीका आएगा। चूँकि आपका लेवल छोटा है, हमने आपको यहाँ पे मुख्तसर बातें ही बतानी हैं। तो पहली रीज़न है कि इसकी अबंडेंस जो कि 99% है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर ये जो आइसोटोप है कार्बन 12 ये स्टेबल होता है और उसके बाद ये सॉलिड भी है। तो इन रीजंस की वजह से कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड के तौर पर रिलेटिव एटॉमिक मैस में इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट तो स्टूडेंट्स हो गया क्लियर। अब हम आते हैं कि ये जो कार्बन 12 स्टैंडर्ड है इसे कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि मैंने लिखा व्हाट इज़ 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा क्या होता है। तो दो बातें आप समझ रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं कार्बन 12 यानी कार्बन 12 का एक आइसोटोप। ये कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 असल में कार्बन का एक एटम है, ठीक है ना, कार्बन का एक एटम जिसका अपना एटॉमिक मैस 12 यहाँ पर शो किया गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये 1/12वां हिस्सा क्या होता है, आपको पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन आपके पास एक रोटी है, आप उस रोटी के 4 बराबर हिस्से कर दें। अब उन 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा उठा लें, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि वो जो एक हिस्सा है वो इस रोटी का कितनवां हिस्सा है, कौन सावां हिस्सा है, तो आप कहेंगे कि ये इसका 1/4, यानी जो 4 हैं उनमें से एक हिस्सा है, 3 हिस्से बाकी रह गए, एक आपने उठा लिया, तो ये हो गया 1/4। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया। हम फर्ज करते हैं कि हमने कार्बन 12 का ये एक एटम शो किया, ये एक एटम है कार्बन 12 का, और हमने इसके 12 बराबर हिस्से बना लिए। चूँकि ये कार्बन 12 है, सपोज करते हैं कि इस पूरे एटम के हमने 12 हिस्से बना लिए, ठीक है ना। तो ये देखें मैंने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर पहले इस तरह 2 लाइंस, फिर ऊपर से नीचे वर्टिकली 3 लाइंस लगाकर इनको बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसे 12 बराबर पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, यानी इसके 12 बराबर हिस्से जो हैं वो हो गए। अब हमने इन बराबर जो 12 हिस्से हैं उन हिस्सों में से एक ये वाला हिस्सा जो है, ये देखें जिसे मैं कलर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये हिस्सा हमने उठा लिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखें हमने
जो कार्बन 12 था ये उसका एक आइसोटोप, ये उसका एक एटम ले लिया है हमने। एक एटम के टोटल 12 पीसेस कर दिए। उन 12 पीसेस में से हमने एक पीस अलग कर लिया। ये जो एक पीस हमने अलग किया है ये उस कार्बन एटम का 1/12 पार्ट है, यानी 1/12वां हिस्सा है इसका। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि ये एक पूरा एटम है तो स्टूडेंट्स इस पूरे एटम का यानी कार्बन 12 आइसोटोप का पूरा जो अपना मैस है वो है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 1.99 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम खुद होता है, यानी पूरे का पूरा कार्बन 12 इसका जो एटॉमिक मैस है वो है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम्स। और अब अगर इसमें से हम एक हिस्सा निकाल लें यानी 1/12वां हिस्सा, तो ज़ाहिर है हमने इस सारे का जो मैस है उसे 12 से तकसीम कर दिया है, यानी ये है इस सारे का मैस 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम और डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम स्टूडेंट्स इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो जो 1/12वां हिस्सा है कार्बन 12 का उसका जो मैस आ जाएगा यहाँ पर वो आ गया स्टूडेंट्स 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम है स्टूडेंट्स, यही वो यूनिट है जिसे हम 1 AMU कहते हैं और ये एक स्टैंडर्ड है। यही वो स्टैंडर्ड है जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा है वो स्टूडेंट्स किसके बराबर है। मैं इसे रेड सर्कल में शो करने लगा हूँ। कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। और स्टूडेंट्स यही 1.66 टाइम 10⁻⁻24 grams is equal to 1 AMU. It is abbreviated as A for atomic, M for mass, U for unit. So this 1 AMU is the unit of relative atomic mass. अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हमारे पास 1 AMU मौजूद है यानी हमने ये वैल्यू मालूम कर ली है, तो हम अब किसी भी एलिमेंट के किसी भी एक एटम के साथ इसे डिवाइड कर लें और आसानी से उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस निकाल लें। और जब आप उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालेंगे उसके साथ AMU लिख दें यानी एटॉमिक मैस यूनिट। तो देखें, पहले तो हमने लिखा फार्मूला यानी हाउ टू फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो स्टूडेंट्स मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए लिख दिया कि मैस ऑफ एन एटम आर पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये कोई एटम भी हो सकता है। पार्टिकल मैंने इसलिए लिखा कि आप लोगों की जो बुक है, आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स उन्होंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव एटॉमिक मैस भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ मैंने वर्ड पार्टिकल लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये एटम के पार्टिकल्स हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर वर्ड पार्टिकल भी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि मैस ऑफ एन एटम आर पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 1/12 ऑफ कार्बन 12। अच्छा, अब आपको पता है कि इसका 1/12 या 12वां हिस्सा जो है वो किसके बराबर आया था। ये देखें, ये आया है 1.66 टाइम 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये इसके बराबर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें इसकी एक और भी सेंस नज़र आ रही है, यानी आप किसी भी एटम का जो एटॉमिक मैस है उसे इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रिलेटिव एटॉमिक मैस होगा और उसे हम AMU में शो करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स आपको तरीका समझ आ गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये एग्जाम्पल्स कुछ आपकी बुक में से हैं, कुछ आपको थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा दे दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हम इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक कार्बन 12 को 1/12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स
वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमने 1 AMU लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 AMU। ये आपकी बुक में इसी तरह मेंशन है कि इट इज़ इक्वल टू 1 AMU। यानी आप अगर आप यूं भी लिख दें 12 × 1/12 इक्वल्स 1, ऐसे भी है। अगर आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैंने ये देखें, ये इसके साथ किया हुआ है, इसकी ये वाला जो 12 है इसकी वैल्यू ये है, नीचे वाला जो है ये 12 यहाँ पे लिखा हुआ, तो तब वो ये 1 AMU, और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। ओके, अब एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, दूसरी एग्जाम्पल, पहले तो हमने कार्बन वाला कर लिया, अब हम हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास है 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स हम ये ग्राम्स में लिखते हैं और ये भी ग्राम्स में है, और डिवाइडेड बाय 1 AMU 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स इससे ये कटेगा, इससे डिवाइड करके ये आ जाएगा 1.006 AMU। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.006 AMU होता है। नाउ स्टूडेंट्स सोडियम, सबसे पहले तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास है, इसके एक एटम का एटॉमिक मास है 3.81 × 10⁻23 ग्राम्स एंड डिवाइडेड बाय 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 22.9 AMU। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो एवरेज एटॉमिक मासेस हैं, स्टूडेंट्स बड़ी क्लासेस में चल के आप लोगों को इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका समझाया जाएगा। हमारा चूँकि टॉपिक जो है वो सिंपल लेवल पर है, इसलिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ये बात समझा दी है। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है 1.672 × 10⁻24 ग्राम्स एंड डिवाइडेड बाय 1.66 × 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू, अब हम इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये आ जाता है 1.0073 AMU। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन इज 1.674, ये इसका मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। तो ये इक्वल आ जाता है 1.0087 AMU। नाउ द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास 9.106 × 10⁻28 एंड डिवाइडेड बाय 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5.486 × 10⁻⁻4 AMU। तो स्टूडेंट्स ये बातें जो एंड पर हैं, ये आपकी बुक के मुताबिक मैंने आपको करवा दी। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। आप लोग स्टूडेंट्स इसी वीडियो को बार बार चला के देखें, बार बार इसको देखने से आपको ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हैप्पी।